हेलो एवरीवन, इकोनॉमिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का दोबारा से स्वागत है। लास्ट के हमने वीडियो में हम देखे थे कि सैमुअलसन ने अर्थशास्त्र के विषय सामग्री से संबंधित 3 बातें बताई थी: आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, आर्थिक प्रणालियाँ तथा आर्थिक नीतियाँ। तो हमने आर्थिक क्रियाओं के बारे में डिटेल्स में देख लिया था कि आर्थिक क्रियाएं 2 प्रकार के भागों में इन्होंने डिवाइड करा बोल्डिंग ने: आर्थिक क्रियाओं के प्रकार तथा आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य। अब आर्थिक क्रियाओं के प्रकार को भी इन्होंने 3 पार्ट्स में देखा कि उपभोग, उत्पादन तथा विनिमय। उत्पादन का इन्होंने 5 साधन बताए: भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी तथा संगठन। विनिमय के बारे में इन्होंने बताया कि विनिमय 2 प्रकार का हो सकता है: वस्तु की कीमत का निर्धारण तथा साधनों की कीमत का निर्धारण। इन्होंने साधन माने उत्पादन के साधन, तो जो भूमि की कीमत का निर्धारण लगान के रूप में माना है, श्रम का मजदूरी के रूप में माना है, पूंजी का ब्याज या इंटरेस्ट के रूप में माना है, उद्यमी का लाभ के रूप में माना है। फिर उन्होंने बताया आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य। तो आर्थिक क्रियाओं के उद्देश्य इन्होंने 2 तरीके के बताए हैं। पहला इन्होंने बताया कि साधनों का उचित बंटवारा तथा दूसरा बताया साधनों का पूर्ण उपयोग। इन्होंने बताया कि साधनों का जो उचित बंटवारा है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है और साधनों का पूर्ण उपयोग समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वह इकोनॉमिक का एक छोटे रूप में अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करती है। समष्टि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का एक वृहद रूप में या लार्ज रूप में जब हम अध्ययन करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। फिर हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में देख लिया था और समष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में हमने बता दिया था कि इसके अंदर किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। अब हम जो सैमुअलसन ने आर्थिक प्रणालियाँ बताई थी, अब हम आर्थिक प्रणाली के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो आर्थिक क्रियाओं से संबंधित संगठन तथा संस्थाओं के आधार पर आर्थिक क्रियाओं को कई भागों में बांटा है। तो वह है पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद या कैपिटलिज्म कह दीजिए। इस प्रणाली में लोगों को उपभोग, उत्पादन, विनिमय, उपभोग कंजप्शन, उत्पादन प्रोडक्शन, विनिमय एक्सचेंज। तो उपभोग, उत्पादन, विनिमय आदि करने की स्वतंत्रता होती है। किसी भी प्रकार का सरकारी इसमें हस्तक्षेप या आर्थिक क्रियाओं का हस्तक्षेप नहीं होता। सरकारी या आर्थिक क्रियाओं का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता। लोग निजी संपत्ति जमा कर सकते हैं। आर्थिक क्रियाओं का संचालन कीमत संयंत्र या प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा होता है कि किसी वस्तु की मान लो कीमत बढ़ गई तो उसकी क्या है, मांग कम हो जाएगी। जैसी मांग कम होगी तो वो अपनी वस्तु की कीमत दोबारा से कम कर लेगा। या किसी वस्तु की कीमत बहुत कम हो गई तो लोग उसकी बहुत ज़्यादा मांग करने लग जाएंगे कि यार अभी ये कीमत सस्ती हो गई, तो उसकी बहुत ज़्यादा लोग खरीदने लग जाएंगे उसको। जब लोग खरीदने लग जाएंगे तो उसको लगेगा कि यार मेरी इसकी वस्तु की कीमत की या वस्तु की वैल्यू है, तो वो धीरे धीरे अपनी वस्तु की कीमत को बढ़ा देगा। ये प्राइस मैकेनिज्म कहलाता है कि कीमत संयंत्र। तो ये कहते हैं पूंजीवाद में कि इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा चलता रहता है। फिर आर्थिक प्रणालियों में ये दूसरी बात करते हैं समाजवाद की या सोशलिज्म। इस आर्थिक प्रणाली में उपभोग, उत्पादन, विनिमय आर्थिक क्रियाओं पर पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होता है। लोग निजी संपत्ति नहीं रख सकते। पहले वाले में हमने देखा पूंजीवाद में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। समाजवाद में सरकार का हस्तक्षेप होता है और लोग इसमें निजी संपत्ति नहीं रख सकते। सरकार का इन पे पूर्ण रूप से क्या रहता है, कंट्रोल रहता है। तीसरा इन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी या मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करी है। इस आर्थिक प्रणाली में कुछ आर्थिक कार्य करने के लिए लोग स्वतंत्र होते हैं तथा कुछ आर्थिक कार्यों पर सरकार का नियंत्रण होता है। मतलब कुछ कार्य तो ऐसे हैं कि व्यक्ति कर सकता है और कुछ पे ये रहता है कि गवर्नमेंट का इसमें हस्तक्षेप रहता है कि नहीं है, ये काम गलत है, आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते। तो ये पूंजीवाद और समाजवाद का बीच का रास्ता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। जो अपनी इंडियन इकोनॉमी है वो मिक्स इकोनॉमी ही मानी जाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था ही मानी जाती है। तो आर्थिक प्रणालियों में
इन्होंने कहा कि इसको कई भागों में बांटा है, पूंजीवाद, समाजवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था में। फिर उसके बाद में हमने आर्थिक प्रणालियाँ देख ली। फिर तीसरी जो अपने ये सैमुअल्सन बात करते हैं वह है आर्थिक नीतियों की बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं। आर्थिक प्रणालियों के फलस्वरूप कई प्रकार की आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। हम देखते हैं कि इकोनॉमी में कई प्रकार की समस्याएं पाई जाती है, जैसे बेरोजगारी की हो गई, कई बार हम देखते हैं इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति जिसको कहते हैं, कीमत वृद्धि, निर्धनता की समस्या आ जाती है, डिप्रेशन या मंदी की समस्या आ जाती है। हर इकोनॉमी में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती हैं। अभी जैसे कि महंगाई की समस्याएं चल रही हैं, महंगाई अभी तो कोविड चल रहा है, महंगाई तो क्या कहोगे। मतलब इकोनॉमी में कुछ ना कुछ समस्याएं चलती रहती है और इन समस्याओं के निर्धारण के लिए कई प्रकार की जो नीतियां हैं वो बनाई जाती है, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं मौद्रिक नीति। जो मौद्रिक नीति, आप जो भी देश का केंद्रीय बैंक होता है वह मौद्रिक नीति का संचालन करता है। मौद्रिक नीति उसी के द्वारा तय की जाती है। जैसे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, अपना आरबीआई। तो जो मौद्रिक नीति का संचालन है आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इनके बारे में भी हम देखेंगे बाद में, जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे आने वाले टाइम में, तो हम इसके बारे में डिटेल में देखेंगे मौद्रिक नीति। जो फिर हम देखते हैं राजस्व नीति और फिस्कल पॉलिसी। यह फिस्कल पॉलिसी जब देश में कोई इस तरीके की समस्या आ जाती है, कीमतों में वृद्धि आ जाती है, निर्धनता, तो गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ प्रयास किए जाते हैं, वह क्या कहलाती है, फिस्कल पॉलिसी। जो गवर्नमेंट जो प्रयास कर रही है वो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आता है। आरबीआई या देश का केंद्रीय बैंक जो भी है वह मौद्रिक नीति के द्वारा इन प्रकार की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करता है। तीसरा, हम इनमें जो समस्या का जो समाधान करते हैं वह कीमत नीति, प्राइस मैकेनिज्म के द्वारा भी। कई लोग कहते हैं कि प्राइस मैकेनिज्म या कीमत नीति के द्वारा भी इसको हम सुलझा सकते हैं। आर्थिक योजनाएं, सरकार कई बार योजनाएं बना देती है कि यार इसका जो स्थिति आ गई, या जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं पहले चलती थी, अभी योजना आयोग आ गया। जो इकोनॉमिक एक तरीके से हम प्लानिंग करते हैं वो आर्थिक योजनाओं के अंतर्गत आता है। फिर इंटरनेशनल लिक्विडिटी या आर्थिक तरलता संबंधी नीति, इन सब का इसमें अध्ययन किया जाता है कि इकोनॉमिक्स में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका हम किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं, और उनसे समाधान से संबंधित जो नीतियां बनाई जाती है उसका हम आर्थिक नीतियों में अध्ययन करते हैं। इनमें मौद्रिक नीति, राजस्व नीति, कीमत नीति, आर्थिक योजना, अंतर्राष्ट्रीय तरलता संबंधी आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं इनके बारे में कि जो सैमुअल्सन है, सैमुअल्सन, बोल्टिंग, लेफ्टविच, जो अर्थशास्त्र विषय सामग्री में इन्होंने 3 बातों का समावेश किया है: आर्थिक क्रिया, आर्थिक प्रणाली और आर्थिक नीतियां। तो आर्थिक क्रिया में हमने देख ही लिया था कि जो भी था, आप इस डायग्राम को याद कर लीजिएगा। आप एग्जाम में डायग्राम के थ्रू दिखाना चाहे तो डायग्राम के थ्रू दिखा देना, थियोरेटिकल रूप से दिखाना चाहे तो थियोरेटिकल रूप से दिखा लेना। आप इसको देख लेना कि आर्थिक क्रियाएं क्या है, इसके प्रकार, इसके उद्देश्य, प्रकार में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया, उद्देश्य में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया। टेबल के रूप में केवल इसलिए दिखाया कि आपको एक ही पीपीटी या फिर एक ही स्लाइड में इसका सार मिल जाए। फिर आर्थिक क्रियाओं के बाद में हमने आर्थिक प्रणालियाँ देखी। आर्थिक प्रणाली में पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि जो आर्थिक नीतियाँ हैं, कौन कौन सी आर्थिक नीतियों का इसमें किया जाता है। तो इसमें मौद्रिक नीति, राजस्व नीति, कीमत नीति, आर्थिक योजना, अंतर्राष्ट्रीय तरलता संबंधित नीति, इन सभी का हम इसमें देखते हैं। आने वाले वीडियो में जो भी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें हम अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। आने वाले वीडियो में हम देख लेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में। अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र में केवल इन्हीं चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में केवल इतना ही है कि आर्थिक क्रियाएं, आर्थिक प्रणाली और आर्थिक नीतियां, इन तीनों चीज़ों का इसमें समावेश किया जाता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।